नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और आज का जो डिस्कशन है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव 8 सीटों का ही डिस्कशन करेंगे और उस पर समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ संभावना बनती हुई दिखाई पड़ रही। बीजेपी के लिए क्या स्थिति है, सपा के लिए क्या है, बसपा का क्या रोल है, आरएलडी कुछ कमाल करेगी कि नहीं करेगी, सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथी, हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक भाई, 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, ये सारी सीटें हैं। ये जो सीटें कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये वो शुरुआत है जहां से तय हो जाता है कि आने वाले जो फेज होंगे इलेक्शन के, मतदान के, वो कैसी परफॉर्मेंस लेकर के आ रहे हैं, किसके लिए ये तय हो जाता है। देखिए, ये 8 सीटों पर पिछली बार हमने 19 में देखा था कि बीजेपी को यहाँ पर इस पॉकेट में नुकसान हुआ था। 3 सीटें ही जीत पाई थी, 5 सीटें सपा बसपा के पास थी। लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह बदला है। 24 का जो चुनाव हो रहा है, आरएलडी साथ में नहीं है, आरएलडी भाजपा के साथ आ गई, सपा बसपा अलग अलग लड़ रही हैं। तो अब अपोजिशन की जो ताकत है वहीं पर कम हो गई है, आधी हो गई है। आरएलडी के भाजपा के साथ आने से बस फायदा इतना है कि जो दूसरे के साथ जो नुकसान जाने पर हो सकता था भाजपा को, वो नहीं होगा। आरएलडी का 1-2 क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हमने देखी, पूरा ऑब्जर्व किया है कि हर पार्टी के अंदर चाहे अगर आप बीजेपी में देख लें तो गुटबाजी बहुत देखने को मिल रही है। क्योंकि प्रत्याशियों के नहीं बदलने को लेकर के जब नहीं बदला गया, जीरो रिस्क फैक्टर से भाजपा ने टिकट बांटे, कुछ ही जगहों पे बदलाव किया, उसका असर यह है कि अंदर खाने वहां पर पूरी तरीके से वो जो सपोर्ट सिस्टम काम करता है वो पूरी तरह एक्टिव नहीं है वहां पे। दूसरी बात कि सपा ने भी अदूरदर्शिता दिखाई है। ये सबने कहा कि इतना कंफ्यूजन पहले कभी नहीं देखने को मिला। मुरादाबाद हो, रामपुर हो, बिजनौर हो, गौतम बुद्ध नगर हो, आसपास और भी सीटें, सब पे इतना कंफ्यूजन कभी नहीं देखने को मिला। ये कुछ सीटें तो सपा ने अपने हाथों से दूसरे को दे दी है। यहां तक कहा जा रहा है मुरादाबाद सीट जो सपा जीत सकती थी, ऐसा लग रहा है कि अपने हाथों से उन्होंने दे दिया। वहां पर एसटी हसन बैठ गए हैं, उनके समर्थक जो है आज निकल नहीं रहे हैं बाहर। वोटिंग वहां पर प्रभावित हो रही है। कैराना, वहां पर दिक्कतें आ रही है क्योंकि वहां पर सपोर्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा है। एक शिकायत ये भी आ रही है कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं, जो मतदाता हैं, वो मतदान के लिए नहीं निकल रही हैं। बहुत अच्छे से चेकिंग हो रही है, फ्रिस्किंग हो रही है, नकाब उठा उठा कर देखा जा रहा है। भाजपा के बूथ एजेंट हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि गलत मतदान हो रहा है, तो फोटो मिलाई जा रही है। तो बहुत सारी मुस्लिम मतदाताएं मतदान केंद्रों तक जाके वापस लौट आई कि भाई हम नकाब नहीं हटाएंगे, ये हमारा हिजाब है। तो यहाँ पर ये देखने को मिला। आप मुजफ्फरनगर आप देख लीजिए, सहारनपुर देख लीजिए, हर संसदीय क्षेत्र जहां 8 पे आज चुनाव हो रहा है, सबका अलग गुणा गणित और अपनी एक अलग रूपरेखा है। लेकिन मोटे तौर पर ये देखिए कि अगर मतदान का प्रतिशत कम होता है तो ये चौंकाने वाला होगा। सपा बसपा अलग अलग लड़ रही है। भाजपा के लिए ये मुझे लगता है मतदान का प्रतिशत अगर कम होता है तो उनके चेहरे पर थोड़ी हंसी आ सकती है, थोड़े प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन जब हम इस क्षेत्र से जब हम आगे बढ़ेंगे, अगले चरण में बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि इस नतीजे, आज जो चुनाव हो रहा है, इसका प्रभाव आने वाले चरणों पर देखने को मिलेगा। तो इस लिहाज से पहला चरण है इस चक्रव्यूह का। आज की जो परफॉर्मेंस है वही उत्तर प्रदेश में 7वें चरण तक जानी है। तो इस लिहाज से सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक करो मरो लिटमस टेस्ट है। कुछ पार्टियों ने अच्छा एक्सरसाइज किया है, कुछ पार्टियों ने, जैसा सपा में नाम लूंगा, उन्होंने इस पूरे चुनाव को पहले चरण में अपने हाथों से स्पॉइल किया है कैंडिडेट सिलेक्शन में। बीजेपी को लेकर के कोई 2-3 दिक्कतें वो कौन कौन सी हो सकती हैं? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है राजपूत नाराज है, कसम खा रहे हैं लोटे में पानी ले लेके वो लोग, जयंत चौधरी वाला फैक्टर कितना काम करेगा, टिकैत की नाराजगी या टिकैत की जो खिलाफत है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, वो कितना काम करेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और एक और मामला जो संगीत सोम वर्सेस संजीव बालियान का मामला जो चल रहा है मुजफ्फरनगर में, वो कहां तक एब्सोल्युटली, अभी हम वही बात ही कर रहे थे कि सपोर्ट सिस्टम बीजेपी में कई क्षेत्रों में, आप पीलीभीत ले लीजिए, मुजफ्फरनगर ले लीजिए, शामली ले लीजिए, बिजनौर, कई क्षेत्रों में जो आपसी जो दिक्कत है, जीरो रिस्क फैक्टर की वजह से जो प्रत्याशी नहीं बदले गए, तो अंदर खाने जो दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, ऊपर से तो नहीं दिख रहा है और कोई कह भी नहीं रहा है, लेकिन अंदर खाने वो दिक्कतें बनी हुई है। पीलीभीत में आप देखिए,
वहां पर वरुण गांधी खामोश हैं, तो खामोश रखे आप फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक मैसेज दे रहे हैं, नुकसान ही हो रहा है। कुछ विधायक वहां पे आप खामोश हैं, पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहे हैं। उसी तरह जो आपने नाम लिया वहां भी यही दिक्कत हुई है कि ये गुटबाजी दिख रही है बाहर। दूसरी बात, पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर हम रखेंगे कि राजपूतों की नाराजगी वहां पे है, बिल्कुल है। भाजपा से उनकी एक और ऐड कर लेते रही हैं, है बसपा फैक्टर। यस, तो पीरियोडिक टेबल में फिर मैं चेंज करूंगा, फिर ऊपर सबसे ऊपर आ जाएगी बसपा। हाँ। बसपा को जिस तरह से लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उस क्षेत्र में, वैसा है नहीं। बहुत बहुत अच्छे से विश्लेषण के साथ दूसरी पार्टियों के टिकट को देखते हुए उन्होंने जो टिकट बांटे हैं, पहले तो लग रहा था कि अरे ये तो क्या है, तो वॉकओवर है, लेकिन आप उसको विश्लेषण देखिए और दूसरी पार्टियों से कंपेयर कीजिए, उनके कैंडिडेट सिलेक्शन से, कास्ट इक्वेशन से, तो ऐसा लगता है कि बसपा ने बेवकूफी नहीं की है, उन्होंने बहुत स्मार्ट वर्क किया है। वो ट्रिगर है, अगर वो क्लिक कर गया तो वो सीट निकलेगी। स्मार्ट वर्क किया है बहुत सारे। आप सोचिए कि जो प्रत्याशी दिए हैं उसमें से वो ऐसे प्रत्याशी हैं जो कहीं ना कहीं से उस क्षेत्र के कास्ट सिस्टम में और दूसरी पार्टियों ने जो प्रत्याशी उतारे उसके बीच से एक नई लाइन बना रहे हैं, तो उसका फायदा उनको मिलता हुआ मिलेगा। दूसरा हम बात करेंगे कि ये जो राजपूतों की नाराजगी है वो वहां पर दिख रही है, उसके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश भाजपा ने की है, योगी जी को वहां पर लगातार भेजा गया है। तीसरी चीज हम मानेंगे, अगर आपने कहा कि ये किसान नेता जो अपने हैं, मुझे लगता है कि उनका आप कोई ऐसा असर दिख नहीं रहा है। कुछ दिनों पहले तक कहा जा रहा था कि वो इस चुनाव को प्रभावित कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनकी भूमिका बीच बीच में बदलती रहती है, अब तो उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने लगा है कि आप ये जानबूझ के करते हैं, इससे आप अपना फायदा लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसान आंदोलन राकेश टिकैत, तो दूसरी बात आरएलडी के आने से अगर ये कुछ प्रभाव था तो वो भी खत्म करने की कोशिश की गई है। और जो चौथी बात है, सपा की अदूरदर्शिता, सपा ने जो टिकट वितरण में जो दिक्कतें आई हैं, वहां पर अंदर खाने जो दिक्कत आई है, ये कई ऐसी चीजें हैं जो इस पूरे चुनाव को आठ संसदीय क्षेत्रों का उस पर अलग अलग दिशा में प्रभाव डालेगी। एक सवाल और, क्योंकि यूथ है और इमर्जिंग लीडर के तौर पर पहचान बना रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण की बात कर रहा हूं, उनका असर नगीना से बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? क्योंकि नगीना में दिख रहा है नहीं निकल पाएगा, मुझे लगता है। देखिए, इसीलिए दूसरी पार्टियों में उनको लेकर के जो उत्सुकता थी वो भी कम हुई है। आप सोचिए कि वो लगातार प्रयास करते रहे कि हमारा किसी गठबंधन के साथ क्लोज अलायंस हो जाए, वो नहीं हुआ। ठीक है, उस क्षेत्र में क्योंकि वो हमेशा 24 घंटे सक्रिय रहते हैं, एक वर्ग के लिए हमेशा मुखर रहते हैं, तो उस क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। और इसको मैं इस बात से साबित करूंगा कि बसपा के आकाश आनंद को बार बार जाके उनका नाम लेना पड़ा वहां पे। नाम बहुत, मतलब जो फायर तरीके से उन्होंने इंटरव्यू अपनी जो स्पीच शुरू की कि ये करता है, वो करता है, बरगलाता है, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, भाग जाता है, मतलब इतना एग्रेसिव स्पीच आकाश आनंद ने मुझे लगता है शायद पहली बार दी थी। तो ये इसकी वजह यही थी क्योंकि उस क्षेत्र में चंद्रशेखर का एक अच्छा प्रभाव है। वो बोलते हैं अपने लोगों के लिए, हक की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, वो गलत है, सही है, उसका विश्लेषण लोग करेंगे, लेकिन वो अपने लोगों के लिए बोलते हैं। तो उस क्षेत्र में मुझे लगता है कि बसपा के लिए वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था, इसीलिए आकाश आनंद को बार बार जाकर के बोलना पड़ा। तो इस क्षेत्र में आप देखिए, जो पहले चरण का चुनाव है, इमरान मसूद को भी नहीं भुला सकता। वो भी सहारनपुर में देखिए जिस तरीके से प्रियंका गांधी के साथ रोड शो करते दिखे वहां पे, तो सहारनपुर को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, नगीना को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो बीजेपी के लिए जो सबसे कठिन दुर्ग था इस पूरे चक्रव्यूह का, वो यही था। यहां पे अगर आप बाजी मार ले गए तो आपके लिए बाकी के राह आसान हो जाएंगी। ठीक इसी तरह दूसरी पार्टियों के लिए पिछली बार आपके लिए सबसे मजबूत किला यही था, लेकिन आपने अपने किले को खुद गिरा दिया। एक तो गठबंधन नहीं हुआ, प्लस दूसरा टिकट वितरण नहीं सही रहा, प्लस आपसे गुटबाजी रही। तो कई फैक्टर्स हैं जो दोनों ही गठबंधन को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक बात है। कुल मिलाकर के 8 सीटों पर ये मतदान उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर है, और पूरे देश की बात करें तो 102 सीटों पर मतदान है। सीटों की संख्या के लिहाज से देखें तो ये सबसे बड़ा फेज है इस पूरे 2024 के लोकसभा चुनाव का। ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 का जो 8 सीटों का जो यूपी का रण है उसमें कौन बाजी मारेगा, क्योंकि 19 में 3 पर बीजेपी, 3 पर बसपा और 2 पर समाजवादी पार्टी काबिज हुई थी। आज के हमारे इस एनालिसिस में, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।